आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसा कि आप सबको बताया गया था कि ये पूरी क्लास ज़्यादातर हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इसमें ज़्यादातर हिंदी ही लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। आवेश में हमको दो ब्रांच पढ़ना है। ब्रांच क्या, ब्रांच एक ही है, उसमें डिवाइड है। तो जैसे कि हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बता दे रहे हैं। पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसमें क्या है, इसमें दो ब्रांच हैं। एक हम पढ़ेंगे अभी जिसमें आवेश होगा रेस्ट में। आवेश कैसा होगा, रेस्ट में। लिखे दे रहे हैं, जैसे कि देखो पढ़ना पहले क्या है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो ब्रांचेस पढ़ने हैं हमको। पहले कौन सी पढ़नी है, तो जिसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। चार्ज एट रेस्ट, जिसमें आवेश स्थिर होगा। दूसरा कौन सा पढ़ना है, मोशन, चार्ज इन मोशन। दो ब्रांचेस पढ़ने हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहा तो गया था हिंदी में लिखेंगे, लेकिन शुरुआत ही इंग्लिश से हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया, अभी बता रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हिंदी में बोले दे रहे हैं कि ये क्या है, आवेश स्थिर है, ये आवेश मोशन में है। स्थिर आवेश में क्या क्या पढ़ना है, स्थिर आवेश में पढ़ना हमको वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर इत्यादि, ये सब पढ़ने हैं। मोशन में क्या पढ़ना है, मोशन में जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही आवेश हमारा मोशन में हो जाएगा तो क्या पढ़ने लगेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, यही सब पढ़ना है उसमें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहीं से कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज, आवेश। एक बार चेक कर लें दिख रहा कि नहीं। दिख रहा है। आवेश, आवेश होता क्या है, ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात पे नहीं जाएंगे। जितना हमारा पेपर में पूछा जाएगा वही सिर्फ बोर्ड पे लिखेंगे, बाकी बता देंगे। 600 BC की बात है कि ग्रीक में कुछ लोग थे, ग्रीक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आवेश का आविष्कार किया। पहले क्या देखा गया था, आप लोगों ने भी खूब किया होगा, छोटे पे बाल में ऐसे पेन को रगड़ के उसको छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, जैसे भूसे के कण, कागज के टुकड़े, उनको क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। यही सब होता गया। बिल्ली के खाल पे कहीं रगड़ा गया, कहीं रेशम का, वो ये सब करते हुए करते गए। उसके बाद क्या हुआ, इसी को नाम दे दिया गया आवेश। आवेश को हम देख नहीं सकते हैं। आवेश होती क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। चार्ज क्या है कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिससे कि वो क्या होगा, कहीं भी अगर किसी पे पदार्थ के पास आवेश है तो हम कैसे पहचानेंगे इसके पास आवेश है या नहीं। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वस्तु को हम ले जाएं, पदार्थ को, और उसके पास आवेश है तो क्या होगा, वो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q से। तथा इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलाम। कूलाम को C से लिखते हैं।
और इसकी विमा होती है 80। अगर आप लोगों को विमा का या फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों का अगर इसका लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उस पर देखा जाएगा। एक वीडियो अलग ही बना देंगे कि विमाएँ निकालते कैसे हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनकी अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें बनाएंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा जो टॉपिक कवर करना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया कूलाम। तो आवेश जितना लिखेंगे वो तो नोट ही करना है, प्लस जो बोलेंगे इसको सुन करके वीडियो रोक करके उसको भी उसमें लिख लेना है डेफिनेशन में, परिभाषा में। जैसा कि क्या बताया, आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं तथा यह अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी। अब अदिश सदिश राशियां क्या होती हैं ये आप सबको पता होगा क्या होती है, लेकिन आवेश क्या है? अदिश राशि है। अगर सदिश अदिश भी चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, उसी के साथ मूल राशियों के साथ वो भी हो जाएगा। तो आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। सदिश राशि आपको पता होगी कौन सी होती हैं, अदिश राशि है। और क्या होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश कौन कौन सा? एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव। अब धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पदार्थ के पास धनात्मक आवेश है? तो उससे पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, उसके माध्यम से समझाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उस पर कितने प्लस आयन हो जाते हैं? एक। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने प्लस आयन। इसका मतलब ये कैसा है? धनात्मक। इस पे आवेश कैसा आया? धनात्मक। अगर इसी जगह क्लोरीन की बात करें, उसका 17, ठीक, तो इसका क्या होगा? Cl- एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो क्या हुआ? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास पहले कम थे, एक ज्यादा हो गया। इसके पास क्या थे? पहले ज्यादा थे, अब एक कम हो गया। पहले 11 थे, एक निकल गया, 10 बचा। इसके बाद 17 थे, एक कॉमन ले लिया। कॉमन मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ की वजह से कॉमन ही निकलेगा वो, कि एक इसको दे दिया तो 17 थे, कितने हो गए? 18 हो गए। अब क्या हुआ? इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का धनावेशित हो जाना यह प्रदर्शित करता है कि वह धनावेशित है, कि उसके पास धनावेश है। इसका मतलब है क्या पहचानेंगे? किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो इसका मतलब धनावेशित है। किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गई तो उसको क्या कहेंगे? कि यह ऋणावेशित है। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। कैसे पहचानेंगे कि धनात्मक है? उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अधिकता वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, नेगेटिव वालों के पास। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि दो आवेश जो धनात्मक होते हैं और कैसे होते हैं? ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। अगर इनकी बात करें तो अगर दो प्लस प्लस के और माइनस माइनस के आपस में लाए जाए आवेश तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत प्रकार के आवेश लाए जाएं तो क्या करते हैं? आकर्षित। तो इसका मतलब क्या है? इनको कहते हैं सजातीय आवेश, एक जैसे आवेश। इनको क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। और इनको क्या बोलेंगे? विपरीत या विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। तो यहां से क्या निकला कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, सेम चार्ज रिपल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट।
ये हम देख लिए। और ये कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, ये किस में देखेंगे? ये देखेंगे कूलाम के नियम में। कूलाम का जो नियम है वो इसी पर आधारित है कि हम निकालेंगे कि दोनों आवेश एक दूसरे को कितने फोर्स से आकर्षित करते हैं, कितने फोर्स से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहली बात लिख लेंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो जो छोटे छोटे कण हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखा होगा ईंट जब पकाया जाता है तो वो ईंट तो बाद पकने के बाद होता है, उसके पहले उसमें क्या होता है, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। तो किनसे मिलके बना है? कणों से, छोटे छोटे कणों से, मिट्टी के कणों से मिलके बना होता है। वो जो छोटे छोटे कण हैं वो भी क्या छोटे छोटे अणुओं से मिलके बने होते हैं। अब सिर्फ बात करें एक अणु की, तो प्रत्येक अणु के बीचों बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जिसके कारण पूरा नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। तथा तीसरे प्रकार के कण इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है, उतना ही ऋण आवेश होता है जितना कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जिसके कारण पूरा अणु जो है, जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, जितने प्लस हैं उतने माइनस अगर कर देंगे तो उसको न्यूट्रल कहते हैं, कि न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। तो जिससे पूरा जो परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो पूरा सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के बीचों बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जिसके कारण पूरा नाभिक धनावेशित हो जाता है। तथा तीसरे प्रकार के कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, इसको प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रॉन। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे और इसको कैसे लिखेंगे, सुन के वीडियो रोक के, सुन के वीडियो रोक के, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि डिफिनेशन बहुत बड़ी है। इसमें लिखेंगे तो टाइम इसी में हो जाएगा। क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के बीचों बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जिसके कारण पूरा नाभिक धनावेशित होता है। तथा तीसरे प्रकार के कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जिसके कारण पूरा नाभिक धनावेशित हो जाता है। ये हमारा था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए एक बार बैक करके फिर से आप सुन सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश
संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? देखो, संरक्षण का नियम क्या होता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी के आगे अगर संरक्षण लग जाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, ना ही हम इसको बना सकते हैं ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है कि ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। और किसके आगे लगा है? आवेश के आगे। तो इसका मतलब क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो इसके पास एक आवेश है, कुछ आवेश है इसके पास है, इससे इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसके पास 5 कूलाम है, इसके पास 8 कूलाम है, हम किया तो इससे 3 कूलाम गायब ही कर दिया, नष्ट ही कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम था कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। वैसे सेम ही आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसकी मेन डेफिनेशन है जो थोड़ा बहुत एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो लाइन लिखे देते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसकी हिंदी थोड़ा अजीब है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, बता देंगे इसको हिंदी में। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? टोटल चार्ज तो समझते हैं, कुल आवेश किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। क्या होता है? इस कांस्टेंट, नियत रहता है, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। किसके नियम से? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्या होता है? जैसे कि मान लो एक कोई बॉडी है, इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ रखे हैं जिनके पास आवेश है। जैसे मान लें इसमें 5 कूलाम प्लस 6 कूलाम माइनस 3 कूलाम ऐसा है। इसके पास टोटल चार्ज कितना है? 6 और 5 11, 11 में से 3 गए तो 8 कूलाम। फाइनली इसके पास टोटल आवेश कितना है? टोटल चार्ज 8 कूलाम। अब क्या करें? इसको उठाएं, ऐसे हिला करके ऐसे रख दें, तब क्या होगा? तो ये जो बॉडी है, पहली बात तो ये जो है बाहर वाली बॉडी, ये आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी का अर्थ क्या होता है कि इसके बाहर आवेश नहीं जा सकता, ना बाहर से अंदर आ सकता है। आइसोलेटेड का सीधा सा अर्थ है कि अचालक की कोई परत है, अचालक में चाहे वो आवेश का प्रवाह ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो 3 बॉडी होंगी, इसमें भी टोटल आवेश कितना होगा? तो 8 ही कूलाम होगा। कभी कभी इसका न्यूमेरिकल में दे देते हैं, जैसे कह देंगे इस पे आ गया प्लस 3 कूलाम, इस पे आ गया माइनस का 6 कूलाम। बताओ यहाँ पे कितना होगा? तो कैसे करेंगे? इन सबको ऐड करके किसके बराबर होना चाहिए? 8 कूलाम, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम ही कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें आवेश क्या होगा? एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गया होगा। कितना है? जैसे कि देखो प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, मान ले जो निकालना है वो x है। x इज इक्वल कितना होना चाहिए? 8। प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, घट जाएंगे, 6 में से 3 गए, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, तो x बराबर 8 प्लस 3 मतलब 11 कूलाम। इसका मतलब इस पे कितना आ गया? 11 कूलाम आवेश प्लस का। अब देखो ये कैसे आया? अभी तो था नहीं 11 कूलाम इधर कहीं। तो देखो क्या हुआ कि ऐसे हिलाने पे जब बॉडी एक दूसरे के संपर्क में है तो आवेश क्या हुआ? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, नष्ट नहीं हुआ कि खत्म हो जाए आवेश। 6 कूलाम था, 6 कूलाम खत्म ही हो गया। तो आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ें? ठीक है। आवेश संरक्षण के नियम के बाद है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का
क्वांटिकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? जहां पे क्वांटाइजेशन शब्द हो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ एक सा होता है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कहीं पर भी अगर ये वर्ड लग गया, इसका मतलब जो भी उपस्थित होगा वो फिक्स अमाउंट में होगा। फिक्स अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो आवेश के साथ लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि आवेश जो होगा वो फिक्स अमाउंट में होगा। जैसे 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बोर्ड है हमारे पास, बोर्ड जब भी उपस्थित होगा फिक्स अमाउंट में होगा कि 1 बोर्ड है, 2 बोर्ड हैं, 3 बोर्ड हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5.5 बोर्ड ले आए हैं हम, या हमारे फैमिली के जो मेंबर हैं कहते हैं कि हमारे फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ठीक है 5 लोग रहते हैं, कहते हैं हमारे फैमिली में 4.5 लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि विकलांग है? ऐसा नहीं है। उसको थोड़ी ना विकलांग को क्या आधा गिनेंगे क्या कि छोटा बच्चा उसको आधा गिन लिया? ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको अनिश्चित रूप से विभाजित ना कर सके। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से मतलब कि कैसे भी मारा, तो जैसे कह दिया कि सोडियम के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन थे, कह दिया 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो आवेश पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? इसको कहते हैं कि आवेश हमेशा E के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है, जहां पर E क्या है? E हमारा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रोटॉन पर आवेश। क्योंकि E का क्या है? E आवेश जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस फर्क कितना है, इस पे प्लस में होता है, इस पे माइनस में होता है। तो जो आवेश होता है तो सबसे छोटी अगर यूनिट में पाया जाएगा, सबसे छोटा आवेश पाया जाएगा तो इतना जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना इलेक्ट्रॉन पर होता है। या प्रोटॉन की बात करें, बाहर प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, प्लस कह देंगे तो प्रोटॉन पर, माइनस कह देंगे इलेक्ट्रॉन पर। तो जब भी आवेश होगा वो E के पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये कभी नहीं होगा कि 5.5 इलेक्ट्रॉन। अनिश्चित रूप से नहीं विभाजित करेंगे, जो मन आया उसको विभाजित कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है इससे छोटा कोई आवेश नहीं, सबसे मूल आवेश यही है। मूल का मतलब समझ लो, जड़, इससे छोटा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो आवेश हमेशा E के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश, कोई भी ले सकते हैं। तो मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इतना समझ में आया? तो Q से लिखते थे, तो इसका मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो इसका फार्मूला बनेगा Q = +-NE, जहां पर N क्या है? पूर्णांक, एक पूरा पूर्णांक है, ठीक है। N क्या है? एक पूर्णांक है। E जानते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश। ये क्या है? ये E हमारा ये है। Q क्या है? Q है आवेश। इतना समझ में आया?
Q बराबर NE, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा होगा, इस पे न्यूमेरिकल भी खूब की होगी। Q बराबर NE में Q बराबर IT भी आता है इसमें कुछ। तो इतना हो गया। अब क्या पढ़ना है, अब आगे देखते हैं कूलाम का नियम। जैसे कि पीछे क्या पढ़ चुके थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अब उसी समय बताया था एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित तो करते हैं, लेकिन कितनी फोर्स से, कितनी तेज। तो उसके लिए एक नियम बताया किसने, कूलाम ने। कूलाम ने क्या बताया, तो उसको क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। ठीक, कूलाम का नियम क्या था, दो आवेश यदि विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षित करेंगे, समान प्रकार के हैं प्रतिकर्षित करेंगे। कितनी फोर्स से करेंगे, यही कूलाम ने बताया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दो हैं हमारे पास, एक प्लस क्यू है दूसरा भी प्लस क्यू है, तो यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस मान ले r है। अब ये इस पे फोर्स लगाएंगे, ये इस पे लगाएगा फोर्स, कितना लगाएंगे, तो कूलाम ने बताया कि अगर मान लो दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो ये जो फोर्स होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को एक में लिख देंगे तो आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है जिसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया न्यूटन। यहाँ पे क्या होता है 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K भी लिख देते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समझ में आया। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, भाषा में क्या लिखेंगे उसके नियम में, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बताया था इसमें रेस्ट वाले आवेश के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों आवेश कैसे होंगे, पहली बात तो स्थिर होंगे। स्थिर के साथ कैसे होंगे, बिंदु आवेश होंगे। बिंदु आवेश का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे छोटे आवेश। तो इसका मतलब क्या बड़े आवेश पे नहीं लगेगा इनका नियम, नहीं ना, लगेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़े आवेश हैं दो, उनको दूर रख दिया जाए, इतनी दूर रख दिया जाए कि वो पॉइंट साइज के दिखने लगे। अगर पॉइंट साइज के दिखने लगेंगे तो इनका नियम लग जाएगा। तो इनका नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अब जो लैंग्वेज लिखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अगर प्लस प्लस है तो आकर्षण, प्लस माइनस है प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होगी तुम्हारी लैंग्वेज। अब इसको जब एक ही मिला कर रखेंगे तो जब भी समानुपातिक चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है जो K कह लो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कभी कभी K की विमा पूछ लेते हैं, ठीक, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो K की क्या होगी विमा, तो देखो न्यूटन, न्यूटन का क्या होती है mL/t-2, मीटर की L2, इसकी कूलाम की AT स्क्वायर लगा है तो दोनों पे 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, M और कहीं नहीं है तो M ऐसे ही रहेगा, L और कहीं, हाँ 2 हैं, ये 2 और 1 3, T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस के पहले से थे माइनस के 4, A ऊपर जाएगा माइनस का। ये हो गया हमारा K का क्या, विमीय सूत्र या विमा कह ले, ठीक। ये K का निकला है। K की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये हो गया कूलाम का नियम। अब देखेंगे कि आगे पूछते हैं इसमें कि कूलाम का सदिश रूप। इतना समझ में आया, ये आगे बढ़ें, ठीक।
तो कूलाम का नियम पता चला कहाँ लगता है, दोनों स्थिर होने चाहिए, दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। लेकिन एक है शर्त याद रखना, अगर एक स्थिर है एक घूम रहा है तब भी लग जाता है। तो लिमिटेशन वैसे सीमाएं पूछते नहीं, पूछ लेंगे तो ठीक है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की लिमिट क्या है। इनकी लिमिट यही है कि दोनों रेस्ट पे होने चाहिए, दोनों पॉइंट साइज होने चाहिए, एक स्थिर होगा एक चलेगा तब भी लग जाएगा, और ये छोटी दूरियों पे लगते हैं। ठीक है, यही सब होता है। अब क्या पढ़ना है, अब आगे का टॉपिक है हमारा सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशियाँ भी होती हैं जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ये होती हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं होती, इसकी डिफिनेशन और भी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास परिमाण और दिशा दोनों हैं तो सदिश राशि ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी जब भी हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं तो सबको पता होता है, सबको बता देते हैं पहले से कि क्या होता है। इसकी जब कभी क्लास लेंगे तो इसमें डिटेल में पूरा बताएंगे। तो सदिश रूप का मतलब ये हुआ कि अभी क्या देखा था, एक प्लस का Q1 आवेश था, एक प्लस का Q2 आवेश था, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इस पे ऐसे दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, पहले पर बल दूसरे के कारण। इसको F12 नहीं पढ़ेंगे, जैसे इस पे जो फोर्स लगाएगा ये वाला, तो किस पे लगाएगा, दूसरे पे लगाएगा, कौन लगाएगा, पहला वाला। और फोर्स क्या होता है, एक बल क्या है, सदिश राशि। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जो इस पे लगा है जैसे 1 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या लिखा है कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, पहले पर बल दूसरे के कारण, पहले पर बल दूसरे के कारण। समझ में आया, जैसे 2 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, दूसरे पे बल पहले के कारण, कि दूसरे पे पहला वाला कितना फोर्स लगा रहा है। समझ में आया। तो वैसे ही सेम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, मान लें r मैग्नीट्यूड। अब इसमें 2 डायरेक्शन होंगी, एक डायरेक्शन ये होगा, एक डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जब इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या करेंगे, r2 माइनस r1 वेक्टर का मॉड ले लेंगे। जब इधर का निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का मतलब r1 माइनस r2 वेक्टर, ऐसे निकाल देंगे। समझ में आया। तो पहले वैल्यू निकाल लें, F12 इज इक्वल क्या होता है, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। r की जगह पे क्या मॉड r मान लो है, क्योंकि हमको डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं, मॉड r का स्क्वायर। जिसकी डायरेक्शन निकालना होता है तो मान लो इसकी निकालें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का वेक्टर ये है, और किसी की भी अगर डायरेक्शन निकालना हो उसके लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश किसे कहते हैं, जैसे मान लो a कोई एकांक सदिश है तो इसका मतलब होता है कि a वेक्टर और c का मॉड। एकांक सदिश का मतलब ये होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका परिमाण 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा निकालने के काम आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन वाला वेक्टर ले लो, तो मॉड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड, और इसका क्या निकालना है, एकांक वेक्टर। समझ में आया। एकांक वेक्टर की वैल्यू 1 होती है ताकि इस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो K Q1 Q2 बाई मॉड r की जगह पे हम ये भी मॉड तो लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि देखो जो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है मॉड, ये भी r के ही बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, यही इसके बराबर है, मॉड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, r वेक्टर के जगह पे इतना इसका मॉड लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मॉड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, और एकांक सदिश को कैसे निकालते हैं, उसी का सदिश बटे उसी का परिमाण। तो इसी का सदिश, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का वेक्टर अपॉन उसी का क्या मॉड, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर।
यहाँ पे स्क्वायर लगा था ना, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर और 1 मिला के कितना हो गया क्यूब। तो F12 क्या निकल आया, K Q1 Q2 बाई mod R माइनस mod R2 का होल ऑफ क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका वेक्टर। ये हमारा निकल आया क्या, F12। सेम एज F21 निकाल लेंगे। F21 में क्या हो जाएगा, जहाँ पर 1 2 लिखे हैं वहाँ पे 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 1, इसी में 2 1 2 1, तो यहाँ सब सिर्फ 2 1 हो जाएगा। ये आप लोग घर पे निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क है कि क्लास के बाद आप इतना निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर ये क्लास बहुत लंबी बन जाएगी। अब आपको बताना है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।